ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नन्हे से अलेक्जेंडर को रोहित की ओर देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे यह तय कर लिया था कि बच्चों में जो फाइट हुई थी उसमें जरूर गलती अलेक्जेंडर की थी। रोहित ने ना अलेक्जेंडर से कोई पूछताछ की और ना ही अलेक्जेंडर का पक्ष जानने की कोशिश की। जब रोहित ने देखा कि अलेक्जेंडर बिना हिले डुले सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को देखे जा रहा था, तब रोहित ने उससे कहा, इस तरह क्यों देख रहे हो? जरा मुझे बताओ, यह सब करने की क्या जरूरत थी? देखो कितनी बुरी तरह से काटा है तुमने इस बच्चे के कान को। जिस बच्चे का कान अलेक्जेंडर ने काटा था उसका नाम मोहित था। मोहित की मां ने बचपन से ही मोहित को ट्रेन किया था कि उसे आर्यन और रोहित के गुड बुक्स में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि बड़े होने पर मोहित धीरे धीरे आर्यन का विश्वास हासिल कर सके और उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मोहित को एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में कोई नहीं रोक सकता था। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही मोहित की मां ने मोहित के कान पर अब तक इसलिए पट्टियां नहीं करवाई थी क्योंकि वह आर्यन और रोहित को दिखाना चाहती थी कि मोहित दर्द से किस तरह तड़प रहा था और कितनी बुरी तरह से अलेक्जेंडर ने मोहित के कान को काटा था। मोहित की मां यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर के खिलाफ रोहित को भड़काने में वह लोग कामयाब हो जाते हैं तो यह बात आर्यन को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आर्यन को अपने सौतेली भाई से नफरत होगी और अलेक्जेंडर से दुश्मनी मोल लेकर मोहित को आर्यन की दोस्ती और विश्वास हासिल कर होता। मोहित जोर जोर से रोए जा रहा था। मोहित की आवाज जैसे ही अलेक्जेंडर के कान पर बढ़ रही थी, अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अलेक्जेंडर के चेहरे पर इस तरह का गुस्सा देखकर रोहित ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या हुआ? क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ पर? क्यों तुम इस तरह के लोगों के साथ बिहेव करते हो? इस बार रोहित की बात अलेक्जेंडर को काफी हर्ट कर चुकी थी, इसलिए रोहित की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। आप यही सुनना चाहते हैं ना कि मैं एक काफी बदमाश और बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। आर्यन की तरह नहीं हूँ, रिया की तरह नहीं हूँ। हाँ, यह बात सही है कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी भी नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई है। एक नन्हे से बच्चे को इस तरह बात करते हुए देखकर मोहित की मां शॉक हो गई। मौके का फायदा उठाकर मोहित की मां ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखा तुमने रोहित, यह 6 साल का बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है। मुझे तो डर है यह बच्चा हमारे खानदान के बच्चों के साथ रहा तो न जाने खानदान के बच्चों पर इसका क्या असर होगा। आज उसने मेरे बेटे का कान काटा है, कल उठकर आर्यन के साथ कुछ गलत कर सकता है। आर्यन, रिया और हमारे खानदान के बाकी बच्चों का फ्यूचर इस लड़के के साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें इस बच्चे को ऐसा सबक सिखाना होगा कि इसे जिंदगी भर याद रहे। नन्हे से अलेक्जेंडर की आंखों में देखकर रोहित को मायूसी महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नन्हे से अलेक्जेंडर को तमीज सिखाने का क्या रास्ता हो सकता था। वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर बचपन से क्रिस्टोफर के साथ पला बढ़ा था और ऐसे खतरनाक और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आदमी के साथ बचपन गुजारने के बाद अलेक्जेंडर के मन पर क्या बीत सकती थी और उसकी पर्सनालिटी में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता था, यह बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। मगर रोहित के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं था, इसलिए वह अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मोहित की मां की सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। मोहित की मां एक के बाद एक इल्जाम अलेक्जेंडर पर लगाती रही और रोहित भी उनकी सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। अलेक्जेंडर को रोहित की डांट से ज्यादा अब उसकी खामोशी खटकने लगी थी। मन ही मन अलेक्जेंडर यह सोचने लगा था कि क्या अगर कोई भी बाहर का इंसान आकर इस तरह से आर्यन और रिया की बेइज्जती करता है तो क्या तब भी रोहित इसी तरह खामोश खड़ा रहता? अचानक ही रोते हुए मोहित ने रोहित की ओर देखकर कहा, अंकल, मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर देखो इसने कितनी जोर से मुझे काटा है। मुझे तो लगता है अब मैं एक कान से कभी नहीं सुन पाऊंगा। रोहित जानता था कि मोहित एक छोटा सा बच्चा था और इसलिए उसे इस तरह का डर सता रहा था, मगर गलती अलेक्जेंडर की थी। यह सोचकर रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, क्या यह सब कुछ सच है? क्या तुमने जानबूझकर मोहित को इतनी बुरी तरह से काटा है? रोहित की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ
अपनी कमर पर रख लिए और अपना सर ऊंचा करके रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने ही किया है यह सब कुछ और आगे भी करता रहूंगा। हर वह बच्चा जो मेरे सामने आएगा मैं बस इसी तरह उसे काटूंगा। एलेक्जेंडर का जवाब सुनकर फिर से मोहित की मां ने रोहित की आंखों में देखकर कहा, देखो रोहित, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। अरे यह कोई सरफिरा पागल है। इसे जल्द से जल्द तुम्हें किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना यह बच्चा एक दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर रह जाएगा। मुझे तो आर्यन की फिक्र हो रही है। मैंने बचपन से आर्यन को बिल्कुल मेरे मोहित की तरह प्यार दिया है। आर्यन अभी छोटा है, मोहित तो किसी तरह इस जख्म को सह लेगा, मगर कहीं कल उठकर इस लड़के ने आर्यन के साथ ऐसी कोई हरकत की तो बेचारे नन्हे से आर्यन का क्या होगा। आर्यन अभी छोटा है, मोहित को तो किसी तरह इस जख्म को सह लेगा, मगर कहीं कल उठकर इस लड़के ने आर्यन के साथ ऐसी कोई हरकत की तो बेचारे नन्हे से आर्यन का क्या होगा। यह सोच सोचकर मेरा जी घबरा रहा है। हालांकि उस औरत ने जो बात कही थी वह डर कहीं न कहीं अब रोहित को भी लगने लगा था, मगर रोहित भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि उस औरत के आंसू बिल्कुल फेक थे। उसे आर्यन की कोई चिंता नहीं थी, बस उसे बच्चों के जरिए मारवा परिवार के नज़दीक आने का मौका चाहिए था। मगर बावजूद इसके कि उस औरत के इंटेंशन क्या थे, उसने जो बात रोहित के सामने रखी थी वह बिल्कुल सही थी। मगर इस बार इससे पहले कि रोहित एलेक्जेंडर को कुछ पूछ सके, एलेक्जेंडर ने खुद ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, हाँ मैं काफ़ी खतरनाक लड़का हूँ। मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। मेरे पापा से सभी लोग डरते हैं और मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, बेहद खतरनाक। यह पूरी दुनिया एक दिन मुझसे डरेगी। एलेक्जेंडर के मन में चल रहे ऐसे ख्यालातों को सुनकर रोहित के मन में एलेक्जेंडर के लिए डर और बढ़ने लगा था। रोहित किसी तरह एलेक्जेंडर के मन से यह सारी बातें निकालना चाहता था। रोहित ने अपने घुटनों के बल बैठकर एलेक्जेंडर के कंधों पर अपने हाथों से पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझ जैसा नहीं बन सकते? एलेक्जेंडर ने भी बिना रुके रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे ना कभी फ़ोन किया और ना ही मेरी खबर पूछी। और इतना तो मैंने भी इंटरनेट पर पढ़ा है कि हर बच्चा अक्सर अपने माँ बाप की क्वालिटी अपने अंदर धीरे धीरे भरने लगते हैं और जो बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ और बाप जैसा ही बनता है। और मेरे साथ मेरे बायोलॉजिकल फादर कभी नहीं थे। मैं तो क्रिस्टोफर को ही अपना डैडी मानता हूँ। जैसे उन्होंने सिखाए वही मैंने सीखा, जो उन्होंने बताया वही मैंने सुना और आगे भी वही करता रहूँगा, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको अपना डैड नहीं मानता। रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह एलेक्जेंडर को एक थप्पड़ जड़ दे, मगर वह जानता था कि ऐसा करने से मामला बिगड़ सकता था। मगर एलेक्जेंडर ने रोहित की आंखों में नफरत देख ली थी, इसलिए अपने कंधों से रोहित का हाथ हटाते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, अगर इतनी ही नफरत करते हो मुझे तो मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा गया है? मुझे जाने क्यों नहीं देते? मुझे अपने असली पापा के पास जाना है। मुझे भेज दीजिए। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए जो मुझे ज़्यादा औरों पर विश्वास करते हों। एलेक्जेंडर की यह बात सुनते ही मोहित की मम्मी ने आगे जाकर रोहित से कहा, देखो रोहित, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम आर्यन से पूछ लो। उसने यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस औरत की बात सुनकर खुद रोहित भी चौंक गया। तभी रोहित की नज़र कुछ दूरी पर खड़े आर्यन और रिया पर पड़ी। बच्चों की भीड़ के पीछे खड़े आर्यन और रिया को अपने पास बुलाते हुए रोहित ने कहा, आर्यन बेटा यहाँ आओ और मुझे बताओ क्या यह सब कुछ। रोहित के बुलाने पर आर्यन और रिया दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। धीरे धीरे आर्यन बच्चों की भीड़ से रास्ता बनाते हुए रोहित के पास आ गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन की उम्र भले ही कम थी, मगर सच और झूठ पहचानने में उसकी परख बहुत ज़्यादा थी। जो कुछ भी हुआ था, अगर आर्यन ने अपनी आंखों से देखा था तो वह जरूर रोहित को पूरी बात समझाने की कोशिश करेगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन भले ही ज़्यादातर वक्त शांत रहता था, मगर आर्यन की सोचने समझने की शक्ति बाकी हम उम्र बच्चों से कहीं ज़्यादा थी। रोहित की माँ समझ चुकी थी कि आर्यन के पास भी यह सुनहरा मौका था एलेक्जेंडर को रोहित के सामने बदनाम करने का, और कहीं न कहीं रोहित की माँ ने इसलिए आर्यन को रोहित के सामने खड़ा किया था।
ताकि आर्यन रोहित के मन में अलेक्जेंडर के लिए जहर भर सके और किसी भी तरह जल्द से जल्द मारवा खानदान से अलेक्जेंडर को छुटकारा मिले। ऐसा करने के पीछे मोहित की मां का एक बहुत बड़ा स्वार्थ था। वह यह जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर के साथ आर्यन के रिश्ते अच्छे रहें तो आगे चलकर यह बात उसके बेटे मोहित के लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती थी। अगर एक अकेला मोहित आर्यन की ज़िंदगी में उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे तो मोहित के लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती थी। जो पावर इस वक्त रोहित के पास थे वह फ्यूचर में आर्यन के पास आने वाले थे, और ऐसी सिचुएशन में इतने पावरफुल आर्यन का बेस्ट फ्रेंड अगर मोहित बना रहे तो मोहित की ज़िंदगी के लिए यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता था। मोहित की मां ने भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह इन रिश्तों में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में इतना काफ़ी बड़ा फ़ायदा उठाना चाहती थी, मगर इस वक्त सिचुएशन पूरी तरह से मोहित की मम्मी के कंट्रोल में थी। वह जानती थी कि आर्यन मन ही मन अपने सौतेले भाई से नफरत कर रहा होगा, और आज मौका था कि आर्यन सबके सामने रोहित की नज़रों में अलेक्जेंडर को इतना गिरा दे कि रोहित दोबारा कभी भी अलेक्जेंडर के बारे में इमोशनल होकर ना सोचे। मोहित की मां ने आर्यन से कहा, बेटा बता दो रोहित को तुमने क्या क्या देखा और किस तरह से इस बदमाश लड़के ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मोहित के कान को बुरी तरह से काट कर उसे लहूलुहान कर दिया। आर्यन कुछ देर मोहित की मां की बात सुनकर रो रहे मोहित की ओर देखता रहा। मोहित के कानों से खून बह रहा था। मोहित जोर जोर से रो रहा था। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहकर अपनी नाक खुजलाने लगा। रोहित ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने जो कुछ भी हुआ उसे अपनी आंखों से देखा? आर्यन अपने बड़ी बड़ी आंखों से मोहित की मां की ओर देखने लगा। मोहित की मां भी बड़ी ही प्यार और दुलार से आर्यन से कहने लगी, बेटा बता दो अपने पापा को कि गार्डन में तुमने अपने दोस्त के साथ क्या होते हुए देखा। आर्यन मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास यह बेहतरीन मौका था कि अलेक्जेंडर के बारे में बुराई करके हमेशा के लिए अपने पापा के मन में अलेक्जेंडर के लिए नफरत पैदा कर दे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि आर्यन जरूर अलेक्जेंडर को अपने परिवार से दूर करने का यह मौका अपने हाथों से जाने नहीं देगा। जब रोहित ने दोबारा आर्यन से पूछा कि गार्डन में आखिर क्या हुआ था, तब आर्यन ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैंने देखा कि रोहित बड़े ही ध्यान से आर्यन की आने वाली बात को सुन रहा था। रिया और बाकी बच्चे भी बड़े ही ध्यान से आर्यन की ओर देख रहे थे। आर्यन ने धीमी आवाज में रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ डैड, मैंने देखा कि अलेक्जेंडर ने ही मोहित के कान को जोर से काटा, इतनी जोर से कि उसके कान से खून निकलने लगा। आर्यन की बात सुनकर मोहित की मां ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया था और आज के बाद मोहित हमेशा रोहित और आर्यन के काफ़ी करीब रहने वाला था। रोहित अपना सर झुकाकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन अचानक फिर से आर्यन की धीमी आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मगर मैंने यह भी देखा कि कुछ देर तक मोहित और उसके साथी दोस्त अलेक्जेंडर को काफ़ी परेशान कर रहे थे। उसे तरह तरह के ताने मार रहे थे, यहाँ तक कि मोहित ने अलेक्जेंडर को नाजायज बच्चा भी कहा था। आर्यन के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर खुद रोहित हैरान और परेशान रह गया। इतनी सी छोटी सी उम्र में बच्चे इस तरह की बातें कर रहे थे, यह रोहित ने कभी सोचा नहीं था। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने कहा, कुछ देर बाद मोहित और उसके दोस्तों ने अलेक्जेंडर को कुत्ते की तरह भौंकने के लिए भी कहा। इसके बाद अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया और उसने मोहित के कान को जोर से चबा लिया। मोहित का रोना अचानक से बंद हो गया। सारे के सारे बच्चे बस बिना पलक झपकाए आर्यन को देखने लगे। नन्ही सी रिया के चेहरे पर आर्यन की बात सुनकर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन ने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया था, यह देखकर कहीं न कहीं रिया को मन ही मन बहुत खुशी होने लगी थी। आर्यन रिया के एक्सप्रेशन अच्छी तरह नोट कर रहा था। आर्यन ने रिया की ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी की। रिया समझ गई थी कि आर्यन रिया को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने को कह रहा था। आर्यन की बात सुनते ही रोहित ने मोहित की मां की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है मोहित को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही है। इतनी सी उम्र में बच्चों का इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है आपने और विकास ने मोहित के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। विकास मोहित के पापा का नाम था, जो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक काफ़ी बड़ी पोजीशन पर काम करता था। यूँ कहा जा सकता था कि विकास का फ्यूचर पूरी तरह से
रोहित और रोहित के साथ विकास के संबंधों पर टिका हुआ था। रोहित ने अपने सामने खड़ी विकास की वाइफ से कहा, मुझे लग रहा है विकास को कुछ दिन और आराम करने लेना चाहिए। उसका ध्यान पूरी तरह से ऑफिस के ऊपर होने की वजह से घर पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और अगर अपने बच्चों पर इस उम्र में ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। इसलिए विकास से कह देना कि जब तक मैं ना कहूँ उसे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित ने काफ़ी सिंपल और सादे शब्दों में विकास को नौकरी से सस्पेंड कर दिया था। मोहित की मां को ऐसा लग रहा था जैसे बिना हाथ उठाए रोहित ने उसके गालों पर एक करारा तमाचा मारा था। अचानक ही मोहित की आंखों से बह रहे आंसू उसकी मां की आंखों से बहने लगे। मोहित की मां ने हाथ जोड़ते हुए रोहित से कहा, अरे नहीं नहीं रोहित, ऐसा मत करना। अरे छोटे बच्चों की बात को कहां से कहां ले जा रहे हो तुम। अगर मुझे पता होता कि मोहित ने यह सब कुछ किया है तो मैं वहीं पर उसे ऐसा सबक सिखाती कि नौबत यहाँ तक बिल्कुल ना आती। रोहित ने अपने हाथ के इशारे से मोहित की मां को शांत करते हुए कहा, और एक बात, मारवा खानदान के बच्चों के लिए जो स्पेशल क्लासेज चलती हैं उसमें भी अब मोहित को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा था ना कि एक बच्चे की बुरी संगत की वजह से खानदान के सारे बच्चों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो यह बात अब मोहित पर भी लागू होती है। मारवा खानदान के स्पेशल क्लासेज में अब मोहित को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहित की मां समझ चुकी थी कि इसका साफ मतलब यह था कि रोहित उसे और उसके परिवार को मारवा खानदान से दूर रह कर रहा था। कुछ देर पहले मोहित की मां ने मोहित के ब्राइट फ्यूचर के लिए कई सपने देख लिए थे। अब न सिर्फ वह सपना टूटने वाले थे, बल्कि मोहित के साथ साथ अब मोहित के पापा विकास का भी फ्यूचर खतरे में आ गया था। अपने हाथ जोड़कर मोहित की मां रोहित से लगभग भीख मांगने लगी थी कि वह उसे माफ़ कर दे, मगर रोहित ने अपने नौकरों को इशारा करते हुए पास बुलाया और कहा, मैडम को बाहर ले जाओ, और देखा कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मैडम को बिना इजाज़त घर में एंट्री ना मिले। धीरे धीरे मोहित के पूरे खानदान से उनके सारे हक और अधिकार छीन लिए गए थे। मोहित की मां ने कभी सोचा नहीं था कि बच्चों की एक छोटी सी फाइट इतना बड़ा रूप ले लेगी। जब नौकर मोहित और उसकी मां को घर से बाहर ले जा रहे थे तब पीछे मुड़कर मोहित की मां जोर जोर से माफ़ी मांगती हुए चिल्लाती चिल्लाती रही, मगर रोहित ने उनकी सारी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। नन्हे से अलेक्जेंडर को कुछ ही मिनट में उस प्यार का एहसास हो गया था जो प्यार पाने के लिए वह सालों से तरस रहा था। अलेक्जेंडर ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उसके हक में बोलेगा, और अलेक्जेंडर ने जिस रोहित को अभी अभी इतना गैर जिम्मेदार बाप बताया था, उस बाप ने अलेक्जेंडर को परेशान करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा सुनाई थी। इससे पहले अलेक्जेंडर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर जब क्रिस्टोफर के साथ रहता था तब अगर उसके साथ ऐसा कोई भी हादसा होता था तो क्रिस्टोफर बजाय इसके कि अलेक्जेंडर को परेशान करने वाले लोगों को सजा सुनाता, वह उल्टा अलेक्जेंडर से कहता कि अगर कोई तुम्हें एक मुक्का मारे तो उसके सामने उसे 10 मुक्के मारो। अलेक्जेंडर को हमेशा ही अपनी जंग खुद लड़ने की सलाह दी जाती थी, और इसीलिए अलेक्जेंडर ने बचपन से सीखा था कि कोई अगर तुम्हें परेशान करे तो उसका जवाब वायलेंस से देना चाहिए। रोहित के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर अलेक्जेंडर के मन में फिर से एक उम्मीद जगी थी। अलेक्जेंडर ने कभी नहीं सोचा था कि उसे परेशान करने वाले बच्चों को रोहित इतनी बड़ी सजा सुनाएगा। अलेक्जेंडर के लिए यह बात जितनी शॉकिंग थी उतनी ही उसके दिल में प्यार भरने वाली भी थी। बगल में खड़ी नन्ही सी रिया ने आर्यन के पीठ थपथपाते हुए इशारे से आर्यन की ओर अपना एक अंगूठा ऊंचा किया। आर्यन खुद भी यही चाहता था कि अलेक्जेंडर किसी तरह रोहित से दूर हो जाए। आर्यन ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अलेक्जेंडर अनिका और रोहित के बीच में फैसला पैदा कर देगा। बड़ी मुश्किल से आर्यन और रिया ने अपने मॉम और डैड को एक किया था। अचानक आए अलेक्जेंडर की वजह से अपनी मम्मी पापा के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आर्यन नहीं होने देना चाहता था, मगर इसका मतलब यह भी नहीं था कि मोहित की मां के झूठ को आर्यन आगे बढ़ता रहे। आर्यन जानता था कि वह सच क्या था, और सच्चाई यह थी कि अलेक्जेंडर की कोई गलती नहीं थी। आर्यन चाहता तो इस मौके का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर को सबके सामने एक बुरा बच्चा साबित कर सकता था, मगर आर्यन यह बात जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होता। इसलिए उसने रोहित और बाकी लोगों के सामने वही कहा जो सच था। नन्ही सिरिया को भी अपने भाई की यह बात बहुत पसंद आई। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने
के सामने खड़े रोहित को एक बात याद आई। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए पूछा, मगर यह तो बताओ कि तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, मुझे मेरे जन्मदिन के बारे में पता चल चुका है। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर का जन्मदिन क्या था। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, कब है तुम्हारा जन्मदिन? इससे पहले कि अलेक्जेंडर इस बात का जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर के जेब में पड़ा उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। जब अलेक्जेंडर ने अपनी जेब में अपना फ़ोन निकाला तो रोहित की नज़र फ़ोन स्क्रीन पर पड़ी। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को कॉल लगा रहा था। अलेक्जेंडर जान चुका था कि रोहित ने देख लिया था कि किसका कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, क्रिस्टोफर ने उससे पूछा, मैंने सुना कि मारवा खानदान के कुछ बच्चे तुमसे बदमाशी कर रहे थे। क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ, वह करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया। एक लड़के का कान इतनी जोर से काट लिया कि अब जब भी वह अपने कान को हाथ लगाएगा उसे मेरी याद जरूर आएगी। अलेक्जेंडर की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने उससे कहा, यह हुआ ना मेरे बेटे जैसी बात। हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। यह बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे तुम्हारे साथ बदमाशी करने वाले बच्चों को क्या रोहित ने कोई सजा नहीं दी या यूं ही छोड़ दिया? रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था। रोहित ने उन बच्चों के साथ और उसके परिवार वालों के साथ क्या किया था, यह बात अलेक्जेंडर रोहित के सामने क्रिस्टोफर को बताना नहीं चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर ने बात बदलते हुए कहा, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। वहाँ क्रिस्टोफर भी समझ चुका था कि जरूर अलेक्जेंडर के आसपास रोहित खड़ा था, इसलिए वह डायरेक्टली रोहित के बारे में क्रिस्टोफर से बात नहीं कर रहा था। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या बात है, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मगर तुम असली मायने में मेरे बेटे हो, तेज और चालाक। अगर खाना तुम्हें वहाँ का इतना ही पसंद है तो कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाओ। अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। अलेक्जेंडर का जवाब सुनकर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा, जरा रोहित को फ़ोन देना। क्या है कि वहाँ पर तुम बिल्कुल आराम से और सुकून से रह सको, इसलिए मेरी रोहित के साथ बात होनी बहुत ज़रूरी है। अलेक्जेंडर ने अपने कान से फ़ोन हटाकर अपने नन्हे हाथों से फ़ोन रोहित की ओर आगे बढ़ा दिया। रोहित जानता था कि क्रिस्टोफर कॉल पर था। रोहित भी कई दिनों से क्रिस्टोफर से बात करना चाहता था, इसलिए बिना वक्त गंवाए रोहित ने अपने फ़ोन हाथ में लेकर अपने कान से लगा लिया। जैसे ही रोहित ने फ़ोन पर हेलो कहा, क्रिस्टोफर की हंसी की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ने लगी। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, इतनी जल्दी हंसी आ गई? अभी तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया भी नहीं। रोहित की इस बात पर जोर जोर से तालियां बजाते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, मैं आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। सच कहूँ तो मैं फ़ैन हूँ आपका। वैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ। रोहित बड़े ही ध्यान से क्रिस्टोफर की हर बात सुन रहा था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी बहन रश्मि तो इस दुनिया में नहीं रही। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर बिल्कुल शांत हो गया। रोहित ने धीमी आवाज़ में क्रिस्टोफर से कहा, ओहो, मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे आदमी ने उसे बॉर्डर के पार पहुंचा दिया था। हमारे देश से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, फिक्र मत करो, मैंने अपनी बहन के खून का इल्ज़ाम तुम पर डालने के लिए तुम्हें कॉल नहीं लगाया। जो होना था हो गया, अब बीती बातें भूल जाओ। उसमें ही हम दोनों की भलाई है। उसके साथ जो हुआ मेरे ख्याल से वह डिजर्व करती थी। आखिर उसने नन्हे से अलेक्जेंडर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। रोहित अब तक अलेक्जेंडर की हरकतों से एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि चाहे रश्मि ने अलेक्जेंडर के साथ काफ़ी खराब व्यवहार किया था, मगर कहीं न कहीं क्रिस्टोफर के साथ अलेक्जेंडर का जो बात करने का तरीका था, उससे यह पता लगाया जा सकता था कि क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को कभी किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं किया होगा। इसलिए हमेशा अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के साथ अच्छी तरीके से बात करता था। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, देखो, तुम्हारे बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। क्या कोई और काम है जिसके लिए तुम मुझे बात करना चाहते हो? इस बात का जवाब देते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे अगर तुमने वो काम नहीं किया होता तो शायद मेरे आदमी ही किसी दिन रश्मि का काम ख़त्म कर देते। मगर क्या है ना कि हमारे ख़ानदान में फैमिली मेम्बर्स को सज़ा देना अलाउड नहीं है।
चलो मुद्दे पर आता हूँ। क्या तुम जानते हो कि अलेक्जेंडर का बर्थ डेट क्या है? रोहित कुछ देर खामोश फोन को अपने कानों से लगाकर खड़ा रहा। वह सुनना चाहता था कि आखिर क्रिस्टोफर उससे क्या कहना चाहता था। तभी क्रिस्टोफर की आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने रोहित से पूछा, मैंने सुना है कि मारवा हाउस में आर्यन और रिया के लिए तुम एक शानदार बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो। क्या यह बात सच है? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बच्चों की बर्थडे पार्टी के बारे में जानकर क्रिस्टोफर क्या हासिल करना चाहता था। रोहित ने क्रिस्टोफर से कहा, तुम मुझे अलेक्जेंडर की बर्थ डेट बताने वाले थे। क्रिस्टोफर कुछ देर फोन पर खामोश रहा। उसके बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, अभी अभी मैंने अलेक्जेंडर से फ़ोन पर बात की। उसने मुझे अपना बर्थ डेट पूछा। मैंने उसे कह दिया कि उसका बर्थ डेट भी आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस्टोफर सच कह रहा था या उसने अलेक्जेंडर से झूठ कहा था। रोहित के मन में कई सवाल उठने लगे थे। रोहित ने क्रिस्टोफर से पूछा, क्या सचमुच क्रिस्टोफर का जन्मदिन 19 नवंबर को है? रोहित का सवाल सुनने के बावजूद क्रिस्टोफर फोन पर बिल्कुल खामोश रहा। रोहित ने बार बार यही सवाल क्रिस्टोफर से पूछा, मगर लंबी खामोशी के बाद क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, चलो तुम गेस करो कि अलेक्जेंडर का बर्थ डेट कौन सा होगा। क्रिस्टोफर ने सवाल पर रोहित इरिटेट होकर कहने लगा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ? क्रिस्टोफर ने रोहित की बात पर रोहित से नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं मुझ पर? तुम्हारे बेटे को 6 साल तक मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। बजाय इसके कि तुम मुझे थैंक्स कहो, तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। मैं तो यह जानना चाहता था कि तुम रिया और आर्यन के बर्थडे पार्टी के साथ साथ तुम अलेक्जेंडर के बर्थडे पार्टी मनाओगे या नहीं। क्या लोगों को यह बताओगे कि अलेक्जेंडर भी तुम्हारा ही बेटा है? रोहित एक ऐसा इंसान था जिसे अगर यह पता चल जाए कि सचमुच अलेक्जेंडर उसी का बेटा था तो यह बात वह किसी से छुपाने वाला नहीं था। मगर बिना सबूत के कुछ भी करना रोहित के लिए नामुमकिन था। रोहित ने क्रिस्टोफर से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया, क्या अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है? रोहित का सवाल सुनते ही क्रिस्टोफर फिर से जोर जोर से फोन पर हंसने लगा। हंसते हुए रोहित ने कहा, अगर मैं कहता हूँ कि हाँ अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है तो क्या तुम मेरा विश्वास कर लोगे? अभी कुछ ही सेकंड पहले तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था, तो क्या अब विश्वास हो जाएगा? मानो कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अनिका ही अलेक्जेंडर की माँ है, तब तुम मुझ पर यह शक करोगे कि मैंने यह जानबूझकर तुमसे झूठ कहा है ताकि तुम अलेक्जेंडर को भी बिल्कुल आर्यन की तरह प्यार दो, और जब वह बड़ा हो जाए तब अपनी जायदाद से अलेक्जेंडर को भी बराबरी का हिस्सा दो। और अगर मैं कहता हूँ कि अनिका अलेक्जेंडर की माँ नहीं है तब भी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तुम यह समझोगे कि मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे अलग करना चाहता हूँ, 2 भाइयों को मिलने नहीं देना चाहता, एक माँ को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ, क्योंकि दोनों ही सूरत में तुम मुझ पर शक करोगे और मैं नहीं चाहता कि मुझ पर शक हुए की वजह से तुम अलेक्जेंडर या आर्यन से किसी तरह की नाइंसाफी करो। मुझे तुमसे जो भी कहना था वह मैं कह चुका हूँ। अलेक्जेंडर को भी मुझे जो मैसेज देना था वह मैं दे चुका हूँ और फैसला तुम्हारे हाथ में है। 19 नवंबर को रिया और आर्यन का भी बर्थडे पार्टी है, साथ साथ तुम अलेक्जेंडर का भी जन्मदिन मनाना चाहते हो या नहीं, अब यह तो अलेक्जेंडर के नसीब पर निर्भर है कि 19 नवंबर को उसके नसीब में क्या लिखा है, अपने पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाना या उसके अपने साथी बच्चों का जन्मदिन मनाते हुए देखना। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने नन्हे से अलेक्जेंडर की ओर जब देखा तब टिमटिमाती हुई आंखों से अलेक्जेंडर बड़ी ही इनोसेंटली रोहित को देख रहा था। अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैं भी आपको यही बताने वाला था कि मेरा जन्मदिन भी 19 नवंबर को है। रोहित की विला से निकलने के बाद अनिका जब गुलेरिया हाउस जा रही थी तभी ड्राइव करते वक्त बीच रास्ते में उसे कुछ याद आया। अनिका ने इस वक्त यू टर्न लेकर अपनी कार लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर मोड़ ली। लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचते ही अनिका भारी आंखों से सीधे प्रभास की वार्ड की ओर जाने लगी। जब अनिका प्रभास के कमरे में पहुंची तब प्रभास बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर सोए थे।
कुछ देर तक अनिका ने बड़े ही ध्यान से प्रभास को एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट दी। लगातार 2 घंटे तक ट्रीटमेंट देने के बाद प्रभास के शरीर में अनिका को कुछ हलचल दिखाई दी। अनिका जान चुकी थी कि ट्रीटमेंट काम कर चुकी है और कुछ ही देर में प्रभास को होश आने वाला था। प्रभास के कमरे में अनिका कोने पे पड़े सोफा पर जाकर बैठ गई। कुछ ही पल में अनिका की आंखें भारी होने लगी थी और वह गहरी नींद में सो गई। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। धीरे धीरे बिस्तर पर लेटे प्रभास ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद प्रभास को जो आखिरी बात याद आ रही थी वह यह थी कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिरा था और काफी खराब हालत में था। इस वक्त प्रभास ने सोचा नहीं था कि वह दोबारा कभी आंखें खोलकर जिंदगी को देख सकेगा। इस वक्त जब प्रभास ने आंखें खोली तब उसे लगा कि शायद वह गिरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। मगर जब अपने आसपास कमरे का वातावरण प्रभास ने गौर से देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह वही पहले वाली दुनिया है जहां वह पहले रहा करता था। धीरे धीरे अस्पताल के कमरे में नजर घुमाते हुए प्रभास की नज़र सोफे पर सोई हुई अनिका पर पड़ी। तब प्रभास को इस बात का एहसास हुआ कि प्रभास की जान अब खतरे से बाहर थी। प्रभास के शरीर में अभी भी काफ़ी कमजोरी थी। प्रभास का गला सूख रहा था, इसलिए वह बार बार पानी के लिए आवाज़ दे रहा था, मगर कमरे में अनिका के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। प्रभास की कमजोरी के कारण प्रभास की आवाज़ कमरे से बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बड़ी मुश्किल से प्रभास धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। प्रभास की पानी पानी की आवाज़ धीरे धीरे अनिका की कानों पर पड़ने लगी। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वह तुरंत झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अनिका को जब इस बात का एहसास हो गया कि प्रभास को होश आ गया था तो वह तुरंत प्रभास की बिस्तर के पास गई। प्रभास की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर काफ़ी कमजोरी नजर आ रही थी। अनिका ने यहाँ तक वहाँ देखकर पानी का गिलास ढूंढने की कोशिश की, मगर कमरे में ना तो कहीं पानी नजर आ रहा था और ना ही कहीं कोई वार्ड बॉय या नर्स नजर आ रहे थे। अनिका ने बिस्तर के बगल की बेल बजाते हुए एक नर्स को कमरे में बुलाया। जैसे ही नर्स कमरे के अंदर आई, अनिका ने नर्स से कहा कि वह जल्दी से जल्दी प्रभास के लिए पानी लेकर आए। नर्स ने अपने सर पर हाथ रखा और अनिका को सॉरी कहते हुए वह तुरंत बाहर की ओर पानी लेने दौड़ी। कुछ ही देर में एक गिलास में पानी लेकर नर्स कमरे के भीतर आई। बड़े ही आराम से नर्स ने प्रभास का सर उठाकर उसे पानी पिलाया। गले से पानी नीचे उतरते ही प्रभास के चेहरे पर राहत महसूस होने लगी। अनिका प्रभास से कई सवाल पूछना चाहती थी, मगर वह वेट कर रही थी कि कब नर्स कमरे से बाहर जाए। नर्स ने प्रभास को पानी पिलाने के बाद उसके शरीर को अच्छी तरह से स्पंज से साफ किया। अनिका ने जो दवाई प्रभास के लिए प्रिस्क्राइब की थी वह दवाइयाँ प्रभास को देने के बाद नर्स वहीं पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो नर्स प्रभास के कमरे में मौजूद थी वह लाइफ केयर हॉस्पिटल की सबसे पुरानी नर्सेज में से एक थी और रोहित की काफ़ी वफादार थी। मगर इस वक्त अनिका किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए अनिका ने खड़े होकर नर्स से कहा, जरा जाकर एक बार मयूर को देखाओ। राजलक्ष्मी भी इस वक्त बिजी है, मयूर का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नर्स समझ चुकी थी कि अनिका अपने आप को प्रभास के साथ अकेला छोड़ने के लिए नर्स को ऐसा कह रही थी। मयूर की हालत में अब काफ़ी सुधार आ चुका था। ऐसा नहीं था कि अब उसे 24 घंटे निगरानी में रखना पड़े। मगर अनिका का इशारा समझते ही नर्स चुपके से कमरे के बाहर चली गई। नर्स के जाते ही अनिका प्रभास के बिस्तर के पास आकर प्रभास से पूछने लगी, मुझे बताइए, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था या 3 बच्चों को? प्रभास हैरान था कि अनिका का सवाल अब भी वहीं फंसा हुआ था। प्रभास ने किसी तरह धीमी आवाज में अनिका को जवाब देते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका ने अपनी आवाज का फोर्स बढ़ाते हुए प्रभास से कहा, जरा ठीक से याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुमसे कोई भूल हो रही हो। अनिका खुद एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर थी। वह जानती थी कि ब्रेन हैमरेज से बाहर आए पेशेंट के दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से उसके क्या परिणाम हो सकते थे। मगर अलेक्जेंडर को लेकर अनिका के मन में जो सवाल बार बार उठ रहे थे, अनिका चाहती थी कि हमेशा के लिए उन सवालों पर फुल स्टॉप लग जाए। प्रभास ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रभास से कहा, फिर क्या राज छुपा है मेरे बच्चों के जन्म के साथ? अगर कोई राज नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है
कि जिस डॉक्टर ने मेरे बच्चों की डिलीवरी की थी उस डॉक्टर को अगवा कर लिया गया हो। अनिका की इस बात पर प्रभास के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आने लगी। प्रभास कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके शरीर की कमजोरी की वजह से वह ठीक तरह से अनिका से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ देर अपने शरीर में लंबी सांस लेने के बाद प्रभास ने अनिका से कहा, तुम्हारी डिलीवरी जिस डॉक्टर ने की थी उसे अगवा नहीं किया गया है। अनिका ने जहां तक इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसे यही पता लगा था कि उसकी डिलीवरी करने वाले डॉक्टर को अगवा कर लिया गया था और उसके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अनिका जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या था। प्रभास ने अपने शरीर में एक लंबी सांस भरने के बाद अनिका से कहा, तुम्हारी डिलीवरी जिस डॉक्टर ने की थी अब वह इस दुनिया में नहीं है। प्रभास की बात सुनकर अनिका को एक गहरा शौक लगा था। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर प्रभास समझ गया था कि अनिका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रभास ने धीरे से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आवाज में कहा, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को सालों पहले बहुत बड़ा धोखा दिया था, मगर मैं उस वक्त मजबूर था। उन लोगों ने मेरे बेटे की जान के बदले में स्वाति मल्होत्रा से धोखा करने को कहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने यह सब कुछ किया था, मगर अब मेरा वही परिवार मुझसे इतना दूर जा चुका है जहां से वह लोग कभी वापस नहीं आ सकते। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा? अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगी तब भी मेरा जवाब बदलेगा नहीं। अनिका ने धीमी आवाज में अपना सर झुकाकर प्रभास से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या प्लानिंग की थी और वह क्यों की थी, यह सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन थी, क्या एक अच्छी इंसान थी या बुरी इंसान थी। मगर मैं जितना इन सवालों के करीब पहुँचने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और दूर जा रही हूँ। अगर मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान दी थी तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसके पीछे क्या राज था, कि अपने बच्चों के भविष्य और अपनी माँ के अतीत के बारे में जानना मेरा अधिकार नहीं है। प्रभास जान चुका था कि आज किसी भी कीमत पर अनिका सच जानकर रहेगी। प्रभास ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ। प्रभास ने अपनी धीमी कांपती हुई आवाज में अनिका से कहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जब उसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से फार्मूला चुराकर तुम्हारी माँ भागी थी, तब उसे इस बात का यकीन था कि वह लोग इतने खतरनाक हैं कि जरूर एक न एक दिन वह लोग अपना फार्मूला वापस हासिल करने के लिए स्वाति को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। स्वाति मल्होत्रा को इस बात का भी यकीन था कि वह लोग तुम्हें भी इस खतरनाक ड्रग का शिकार बनाकर तुम्हें भी मौत के हवाले कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जानबूझकर स्वाति मैडम ने कुछ ऐसे सबूत अपने पीछे छोड़े जिससे वह खतरनाक लोग स्वाति तक पहुंच गए। और जैसे ही वह लोग तुम्हारी माँ तक पहुंचने में कामयाब हुए, तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी ताकि उनके सामने यह बात साबित हो जाए कि जिस फार्मूला के लिए वह लोग उसे ढूंढ रहे थे वह फार्मूला उसके साथ साथ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ जानने की ज़रूरत है। अनिका समझ चुकी थी कि प्रभास उसे सच्चाई नहीं बताने वाले थे। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए प्रभास से कहा, मैं जानती हूँ कि यह पूरा सच नहीं है। आगे और भी कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र करते करते आपके होंठ रुक जाते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और मेरे अतीत से मेरे बच्चों के भविष्य को जोड़ा जा चुका है। मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे सच्चाई की तह तक पहुँचना होगा और मुझे यहाँ से सच्चाई पता चलने की कोई उम्मीद नहीं है। यह बात मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप ज़रूर मुझसे ऐसा कोई राज छुपा रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी की एक अहम कड़ी है। वहाँ रोहित की विला में तीनों बच्चे रोहित के जवाब का इंतजार करने लगे थे। रोहित अलेक्जेंडर को यह बताने वाला था कि आखिर 19 नवंबर की पार्टी में रिया और आर्यन के साथ साथ अलेक्जेंडर का बर्थडे भी मनाया जाएगा या नहीं। अलेक्जेंडर को काफ़ी उम्मीद थी कि रोहित और रिया और आर्यन की तरह भी उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। अलेक्जेंडर का बर्थडे सेलिब्रेशन जिंदगी में पहली बार होने वाला था, जिस बात को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड था।
मगर रोहित जानता था कि इस बात का जवाब देना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। उसे अनिका के साथ डिस्कशन करने होंगे। अलेक्जेंडर का बर्थडे रिया और आर्यन के साथ सेलिब्रेट करने में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते थे। अभी रोहित के पास इस बात का सबूत भी नहीं था कि अलेक्जेंडर सचमुच उसका बेटा था या नहीं। अलेक्जेंडर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने में रोहित कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। इसलिए तीनों बच्चों को बिना कोई जवाब दिए रोहित चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। तीनों बच्चे रोहित के सामने तो काफी फ्रेंडली होने की एक्टिंग कर रहे थे, मगर जैसे ही रोहित कमरे के अंदर चला गया, अलेक्जेंडर ने मुड़कर आर्यन की ओर देखा और कहा, थैंक यू वेरी मच। आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अचानक ही आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे स्टेयर केस से नीचे ले जाने लगा। आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे आर्यन के पीछे चलने लगा। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, क्या हुआ? तुमने मेरी मदद की, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और फिर तुम मुझसे नाराज होकर जा रहे हो। नन्ही सी रिया पीछे मुड़कर अलेक्जेंडर को देखने लगी, मगर आर्यन रिया का हाथ पकड़कर उसे लगातार सीढ़ियों से नीचे ले जाता रहा। अलेक्जेंडर चलते चलते अचानक रुक गया। आर्यन के रिएक्शन के सामने अलेक्जेंडर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही आर्यन और रिया गार्डन में पहुंचे, आर्यन ने रिया का हाथ झटकते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम आर्यन? अलेक्जेंडर की क्या गलती है इसमें? वह बेचारा कितना मासूम और इनोसेंट लड़का है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ ठीक कर रहे हो। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, मगर आर्यन कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। आर्यन जानता था कि अलेक्जेंडर की वजह से अनिका को काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती थी। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि एक दूसरी मम्मी होने का मतलब क्या हो सकता था, और वह अनिका को किसी भी हालत में दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मोहित और उसके दोस्तों ने अलेक्जेंडर को नाजायज कहकर परेशान करना शुरू किया था, तब यह बात खुद आर्यन को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आर्यन जानता था कि अलेक्जेंडर को कोई माँ नहीं थी, और खुद आर्यन भी 6 साल तक अपनी माँ के बिना रहा था। एक माँ की कमी क्या होती है, यह बात आर्यन अच्छी तरह से समझता था। मगर इससे पहले कि आर्यन अलेक्जेंडर को मोहित और उसके दोस्तों से बचाने के लिए आगे बढ़ता, आर्यन ने देखा कि अलेक्जेंडर ने खुद ही पूरी सिचुएशन संभाल ली थी। मोहित और उसकी मां के सामने अलेक्जेंडर को बचाने के बाद आर्यन को फिर से यह याद आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती नहीं बनानी थी, क्योंकि कल उठकर उसका यही दोस्त उसकी मां की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। रिया बार बार आर्यन को एक ही बात कहती रही, अलेक्जेंडर उतना बुरा लड़का नहीं है जितना आर्यन उसे समझ रहा है। मगर आर्यन रिया को बार बार यही कहकर चुप कराता रहा कि रिया जानती नहीं है कि अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती करना अनिका के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। रिया भी आर्यन के साथ ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, मगर कहीं न कहीं रिया को यह जरूर लग रहा था कि अलेक्जेंडर के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हो रही थी। अलेक्जेंडर दौड़कर अपने बेडरूम में चला गया और अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके पीलो के नीचे अपना मुंह दबाकर कुछ देर सोता रहा। अचानक कुछ देर बाद पीलो के नीचे से अपना सर बाहर निकालकर उसने अपने फ़ोन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अपने बिस्तर से उठकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अलेक्जेंडर ने अपना फ़ोन उठाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन किया। सोशल मीडिया अकाउंट पर अलेक्जेंडर का नाम मिस्टर 123 था। इसी अकाउंट के जरिए अलेक्जेंडर अपने यूरोप वाले घर से रिया के साथ गेम खेलता और चैटिंग भी करता था। उसने जब भी रिया को वीडियो कॉल किया था, तब अलेक्जेंडर ने अपने मुंह के ऊपर एक अजीब सा मास्क लगा रखा था। अलेक्जेंडर यह सोचने लगा कि वह मास्क तो वहीं उसके यूरोप वाले घर पर रह गया था। अब अगर उससे रिया को वीडियो कॉल करना था तो उसे अपनी असली चेहरा रिया को दिखाना होगा। मगर अलेक्जेंडर रिया का दोस्त बनकर उससे बात करना चाहता था, इसलिए इस बार वीडियो कॉल ना करते हुए अलेक्जेंडर ने रिया को मैसेज किया, जिसमें लिखा था, हेलो रिया, क्या तुम मुझसे बात करोगी? अलेक्जेंडर को यह मैसेज भेजने के बाद कुछ देर तक रिया की रिप्लाई का इंतजार करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद अलेक्जेंडर ने फ़ोन पर रिया का मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था, जब तक तुम मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगोगे, मुझसे बात मत करना। अलेक्जेंडर ने यह मैसेज पढ़ते ही तुरंत जवाब लिखते हुए रिया से कहा, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्या तब भी तुम मुझे दोस्त नहीं बनाओगी?
इस मैसेज के भेजने के कुछ देर बाद रिया ने रिप्लाई करते हुए लिखा, अगर तुम मेरी माँ से माफ़ी मांगोगे तब मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। यह मैसेज पढ़ते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बचपन से लेकर आज तक अपने पालतू जानवरों के अलावा अलेक्जेंडर का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कुछ साल पहले अलेक्जेंडर जब इंटरनेट के जरिए गेमिंग सीख रहा था, तब अलेक्जेंडर की मुलाकात इंटरनेट के जरिए रिया से हुई थी। तब से लेकर अब तक अलेक्जेंडर रिया के साथ कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग पर बात कर लेता। दोस्त कहने को अलेक्जेंडर के पास रिया के अलावा और कोई नहीं था, और पिछले कई दिनों से रिया भी अलेक्जेंडर से नाराज थी। इस वक्त आर्यन के बर्ताव की वजह से अचानक अलेक्जेंडर इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। उसे अपनी दोस्त रिया की जरूरत थी। रिया के मैसेज का जवाब लिखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, क्या सचमुच अब तुम मेरी दोस्त बन जाओगी और मुझसे चैटिंग भी करोगी? इस बात का तुरंत जवाब लिखते हुए रिया ने कहा, हाँ, मगर इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। हमारे घर पर एक छोटा सा शैतान घुस आया है। हम लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। हमें लग रहा है धीरे धीरे वह हमारे सारे घर पर कब्जा कर लेगा। अलेक्जेंडर अच्छी तरह जानता था कि रिया इस वक्त जिस छोटे शैतान की बात कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद था। अलेक्जेंडर ने जवाब लिखते हुए रिया से कहा, हो सकता है वह छोटा सा शैतान खुद अपना घर ढूंढ रहा हो और इसलिए तुम्हारे घर पर अपनी एक छोटी सी जगह बनाने आया हो। रिया ने तुरंत इस बात का जवाब लिखते हुए कहा, तुम कैसे जानते हो यह सब? अलेक्जेंडर ने टॉपिक बदलते हुए कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कुछ कुत्ते बिल्ली शरारत करते हुए मेरे कमरे में घुस आते हैं और बाकी सबको परेशान करने लगते हैं, मगर असलियत में वह लोग भी मेरे दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारे घर जो छोटा शैतान घुसा है उसे भी तुम लोगों के साथ रहना है, बिल्कुल तुम लोगों की ही तरह। दरअसल अलेक्जेंडर ने बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से तहखाने में अपने पालतू जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी थी। अलेक्जेंडर ने भी हमेशा चाहा था कि रिया और आर्यन की तरह ही उसके भी माँ बाप हों जो उसे बहुत प्यार करें, उसके भी भाई बहन हो जिनके साथ वह खेले कूदे झगड़े फिर प्यार करे। पिछले कई दिनों से रोहित के घर पर आकर अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सपनों की जिंदगी सचमुच जी रहा था, मगर कहीं न कहीं आर्यन की बेरुखी ने अलेक्जेंडर के सपने को तोड़ दिया था। तभी अचानक अलेक्जेंडर के मोबाइल पर रिया का और एक मैसेज फ्लैश होने लगा। रिया ने लिखा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह छोटा शैतान यहाँ हमसे हमारी माँ को छीनने आया है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे मम्मा को वह इस घर से निकाले उससे पहले हम उसे इस घर से रहने नहीं देंगे। अगर हमें हमारे परिवार की खुशियाँ प्यारी है तो हमें उस नन्हे शैतान को घर से निकालना ही होगा। रिया की ऐसी बात सुनकर अलेक्जेंडर का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अलेक्जेंडर ने इस बार अपना फ़ोन उठाकर रिया को मैसेज करते हुए लिखा, तुम घबराओ मत, तुम देख लेना, वह छोटा शैतान खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा, फिर तुम सब पहले की तरह हंसी खुशी रह पाओगे। अलेक्जेंडर के इस मैसेज पर रिया ने क्वेश्चन मार्क की कई सारी सिंबल भेज दिए। अलेक्जेंडर ने इसके बदले में जवाब लिखते हुए रिया से कहा, बस तुम मेरी दोस्त बनी रहना, कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए मुझसे चैटिंग करती रहना। क्या तुम्हें मेरी यह दोस्ती मंजूर है? तुरंत जवाब लिखते हुए रिया ने कहा, अगर मैं गेम खेलने में बिजी नहीं रहूंगी तो जरूर तुमसे बातें करूंगी। अचानक अलेक्जेंडर के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लिखे मैसेज को पढ़ना मुश्किल हो गया था। तभी अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अलेक्जेंडर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉग आउट किया। अलेक्जेंडर जान चुका था कि रिया और आर्यन अब दिल से उसे नफरत करने लगे थे। अलेक्जेंडर नहीं चाहता था कि अब अलेक्जेंडर की मौजूदगी रिया और आर्यन को और ज़्यादा दुख पहुंचाए। अलेक्जेंडर किसी का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकता था, मगर इस तरह कोई अगर उसे नेग्लेक्ट करे तो वह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अलेक्जेंडर को सारी जिंदगी सिर्फ नेग्लेक्ट किया गया था। अपना फ़ोन अपनी एक छोटी सी बैग में भरने के बाद अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने ज़रूरी कपड़े उस बैग में डालने लगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद अलेक्जेंडर एक बार अपने कमरे को प्यार से देखने लगा। यह वही कमरा था जहां पिछले कुछ दिनों से उसे काफ़ी प्यार मिला था। अलेक्जेंडर एक के बाद एक कमरे में रखे खिलौनों जैसे टेडी बियर, डॉग सबको बारी प्यार से करने लगा। आखिरकार एक डॉग के खिलौने को अपने हाथ में उठाकर अलेक्जेंडर ने कहा, जा रहा हूँ मैं दोस्त,
तुम जैसे मेरे और कई दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भले ही रोहित ने ज्यादातर अलेक्जेंडर से कभी बात नहीं की थी, मगर रोहित ने उसे कभी कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचने दी थी। भले ही अलेक्जेंडर ने इस कमरे में सिर्फ कुछ ही दिन बिताए थे, मगर अलेक्जेंडर अपने साथ जिंदगी भर की यादें लेकर जा रहा था। अलेक्जेंडर ने इससे पहले कभी परिवार के साथ रहना क्या होता है यह महसूस नहीं किया था। अनिका का छुप छुप कर देखना, आर्यन और रिया का प्यार, रोहित का डांटना, फिर प्यार से समझाना, सब कुछ अलेक्जेंडर को याद आने लगा। मगर कुत्ते बिल्लियों के खिलौने को देखने के बाद अलेक्जेंडर को अपने घर में रखे अपने पालतू जानवरों को भी याद आने लगे थे। अलेक्जेंडर ने डॉग के खिलौनों से कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारा इलाज करने जरूर आ जाऊंगा। अभी इसी वक्त बिल्कुल तुम जैसा भी मेरा दोस्त मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी एक टांग टूटी हुई है जिसका ऑपरेशन करना बाकी है। मैं जल्दी से जाकर उसका ऑपरेशन करूंगा और वह पहले की तरह फिर से दौड़ने लगेगा। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना और आपस में झगड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बाकी सारे दोस्त मिलकर तुम्हें घर से निकाल देंगे। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हो तो उनके साथ बहुत प्यार से पेश आना। पूरे कमरे को एक आखिरी बार देखने के बाद अलेक्जेंडर चुपके से अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अलेक्जेंडर धीरे धीरे बिल्कुल हल्के कदमों से सीढ़ियां नीचे उतरकर दौड़कर किचन के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंच गया। घर के सारे नौकर पार्टी की तैयारी में बिजी थे। घर में काफी शोर शराबा हो रहा था। बाहर से लोग सामान लेकर अंदर आ रहे थे और नौकर एक के बाद एक सारे सामान को अपनी जगह पर रख रहे थे। अलेक्जेंडर ने बड़े ही गौर से इस बात की तसल्ली कर ली कि कोई उसे देख नहीं रहा था। जैसे ही रास्ता क्लियर मिला, अलेक्जेंडर दौड़कर किसी न किसी पेड़ या पौधे के पीछे जाकर छुप जाता। कुछ देर तक ऐसे ही छुपते छुपते अलेक्जेंडर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही अलेक्जेंडर ने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक कुछ सामान लिए गार्डन के ठीक बगल में खड़ा था। अलेक्जेंडर दौड़कर गार्डन में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। अलेक्जेंडर ने जब मुड़कर रोहित की शानदार विला की ओर देखा तो अलेक्जेंडर का दिल भर आया। अलेक्जेंडर यह जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर वह जानता था कि अगर वह यहीं रहा तो उसके दोस्त खुशी खुशी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। उन्हें डर रहेगा कि एक दिन अलेक्जेंडर उनसे सारी खुशियां छीन लेगा। हालांकि अलेक्जेंडर के मन में ऐसा कुछ नहीं था, मगर गलतफहमी दूर करने का अब अलेक्जेंडर के पास और कोई रास्ता नहीं था। अलेक्जेंडर कुछ देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक घर के नौकरों ने एक दूसरे को आवाज देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रक सामान खाली करने के बाद मेन डोर से बाहर जाने वाला था। जैसे ही ट्रक शुरू होने की आवाज आई, अलेक्जेंडर अलर्ट हो गया। वह यहाँ वहाँ देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था कि उस पर किसी की नज़र नहीं थी। किसी तरह अलेक्जेंडर उस ट्रक के अंदर अगर छिपने में कामयाब हो जाए तो वह बिला से बिना किसी नज़र में आए बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाता। अलेक्जेंडर जानता था कि उसके आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहने वाली थी, मगर अलेक्जेंडर अपनी इस नई एक्साइटिंग ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार था। वह जानता था कि बहुत कम उम्र में उसे अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होगा, मगर अपने पालतू जानवरों के साथ रहकर अलेक्जेंडर ने इतना सीख लिया था कि अगर ज़िंदगी बिना किसी के सहारे जीनी है तो इंसान को पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। और आज अलेक्जेंडर की ज़िंदगी का वह दिन था जब वह अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी का पहला कदम उठाने वाला था। अलेक्जेंडर जैसे ही मौका देखकर ट्रक के पीछे के दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, अलेक्जेंडर की नज़र 7 फुट के हट्टे कट्टे तगड़े आदमियों पर पड़ी। उन दोनों आदमियों के मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था, मगर उन दोनों की आंखें काफ़ी जानी पहचानी थी। अलेक्जेंडर ने इन दोनों को क्रिस्टोफर की गैंग में देखा था। यूरोप की उस हवेली में अलेक्जेंडर ने इन दोनों को कई बार क्रिस्टोफर के साथ देखा था। इस बार अलेक्जेंडर के पालतू जानवर बेकाबू हो गए थे। एक छोटा सा डॉग काफ़ी बीमार था और उसकी माँ बटर स्कॉच, जो कि अलेक्जेंडर की पालतू जानवर थी, वह अपने बच्चों को बचाने के लिए काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। बटर स्कॉच अपने बच्चों के पास अलेक्जेंडर के अलावा किसी को जाने नहीं दे रही थी। अलेक्जेंडर उस पप्पी को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा था, मगर उस पप्पी की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में बटर स्कॉच काफ़ी बेकाबू हो गई थी। उसकी लगातार भौंकने की वजह से क्रिस्टोफर काफ़ी परेशान हो गया था।
उस वक्त क्रिस्टोफर ने इन दोनों आदमियों को बुलाकर बटर स्कॉच को शांत करने का हुक्म दिया था। इन दोनों आदमियों ने खतरनाक और खूंखार बटर स्कॉच को अपने हाथों से पकड़कर शांत कर दिया था। बटर स्कॉच की ऐसी हालत होते हुए देखकर अलेक्जेंडर अंदर से टूट गया था। इन दोनों ने अपने हाथों से बटर स्कॉच को इतना मारा था कि बटर स्कॉच अपने बच्चे की मदद के लिए दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस दिन से लेकर आज तक अलेक्जेंडर के मन में इन दोनों लोगों को लेकर काफ़ी डर था। अलेक्जेंडर इन दोनों लोगों की ताकत अच्छी तरह देख चुका था और वह जानता था कि यह दोनों इतने खतरनाक थे कि अकेले ही रोहित की पूरी सिक्योरिटी टीम से लड़ सकते थे। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि यह दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। अलेक्जेंडर यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे लगा कि शायद क्रिस्टोफर उसे लेने यहाँ पहुँचा था, मगर दूर दूर तक अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब अलेक्जेंडर यहाँ वहाँ देख रहा था तब उन दोनों आदमियों की नज़र अलेक्जेंडर पर पड़ी। दोनों ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा था। दोनों तेज नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने इशारे से दूसरे को अलेक्जेंडर की ओर देखने को कहा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखा तो फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। मगर इस बार जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपने सामने देखा, अलेक्जेंडर की आंखें फटी की फटी रह गई। घर का एक पुराना नौकर अलेक्जेंडर के ठीक सामने खड़ा था। उस नौकर ने अलेक्जेंडर को इस तरह पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखकर उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको अपने कमरे में होना चाहिए। इस तरह बंगले के पीछे पेड़ के पीछे छुपने का क्या मतलब है? कहीं आप यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भला अपने ही घर से क्यों भागूंगा? यह मेरे डैड का घर है और मेरे डैड का घर ही मेरा घर है। मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँगा? अलेक्जेंडर के तीखे जवाब की आदत नौकर को अब तक अच्छी तरह पता चल चुकी थी। इससे पहले भी पिछले कई दिनों से अलेक्जेंडर ने नौकरों के नाक में दम कर रखा था। कभी एक चीज़ मांगता तो कभी दूसरी चीज़। अपनी जिद पूरी न होने पर अलेक्जेंडर सारे नौकरों को यहाँ से वहाँ भगाता। दरअसल क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा था कि अगर वह यह जानना चाहता है कि रोहित मारवा उससे कितना प्यार करता है तो रोहित के घर पर जाकर अलग अलग चीज़ों की जिद करो। अगर रोहित उसकी हर जिद पूरी करता है तब यह बात पक्की हो जाती कि रोहित उसे भी उतना ही प्यार करता है जितना आर्यन और रिया को। अलेक्जेंडर ने देखा था कि जब भी आर्यन और रिया रोहित से कुछ मांगते तो रोहित की आंखों में उनके लिए हमेशा प्यार नजर आता, चाहे कैसी भी जिद हो। और रोहित ने अलेक्जेंडर की भी हर जिद पूरी की थी, मगर अलेक्जेंडर को रोहित की आंखों में अपने लिए वह प्यार नहीं नजर आया था जो आर्यन और रिया के लिए नजर आता था। अलेक्जेंडर ने अपने सामने खड़े नौकर से कहा, कुछ नहीं, खाना खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूं, इसलिए यहाँ आया हूँ। नौकर को पता था कि अलेक्जेंडर को किसी भी वक्त कोई भी चीज़ करने का मन होता था। अलेक्जेंडर ने घर के नौकरों के नाक में दम इतना कर रखा था कि नौकर भी अब उससे घबराने लगे थे। इसलिए अलेक्जेंडर ने जब ऐसी बात कही तब नौकर को भी लगा कि शायद यह भी अलेक्जेंडर का लोगों को परेशान करने का एक और तरीका हो सकता था। नौकर ने अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अब घर के अंदर चले जाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने नौकर की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अब घर के अंदर चले जाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने नौकर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ जाता हूँ, तुम अपना काम ठीक से करो। पता ना कुछ दिनों में घर में कितनी बड़ी पार्टी है। नौकर को ऐसे लगने लगा था जैसे खुद रोहित ही उसे डांट फटकार लगा रहा था। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अपने हाथ में पकड़ी हुई बैग लेकर नौकर अपने काम पर चला गया। नौकर के जाते ही अलेक्जेंडर ने फिर से मुड़कर जब पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह ट्रक जा चुका था। क्रिस्टोफर के वह दो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अलेक्जेंडर धीरे से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और पीछे वाले गेट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर गेट की दीवार लगी दीवार तक पहुंचा, अचानक ही क्रिस्टोफर के वह दो आदमी अलेक्जेंडर के सामने आ गए। उन दोनों आदमियों ने अलेक्जेंडर को बाहर निकलने से रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? इस तरह तुम यह घर छोड़कर नहीं जा सकते। अलेक्जेंडर उन दोनों को देखकर घबरा गया था, मगर अपने चेहरे पर वह घबराहट के एक्सप्रेशंस लाना नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी हिम्मत से अलेक्जेंडर ने उन दोनों की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो देखने आया था कि क्या डैड मुझे यहाँ लेने आए हैं। मैंने तुम दोनों को देखा तो मुझे लगा कि शायद डैड मुझसे मिलने आए हैं। क्या वह भी तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं? क्रिस्टोफर के दोनों आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा,
देखो, अगर तुम यह घर छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। क्या तुम भूल गए हो बॉस ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? तुम यहाँ पर एक मिशन पर आए हो और मिशन पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तभी एलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर की कही हुई हर बात याद आई। क्रिस्टोफर ने खास एलेक्जेंडर को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वह रोहित के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सके और किसी भी तरह एलेक्जेंडर को रोहित और अनिका को एक दूसरे से दूर करना था। एलेक्जेंडर को जब क्रिस्टोफर की यह बात याद आई तब एलेक्जेंडर ने अपना सर नीचे झुका लिया। क्रिस्टोफर के दोनों आदमियों ने उससे कहा, तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारे बॉस ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज तुम इस तरह उनका मिशन अधूरा छोड़कर जा रहे हो। यह बात ठीक नहीं है। एलेक्जेंडर ने अपना सर ऊपर करके क्रिस्टोफर के एक आदमी से कहा, मगर यह काम करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ इतनी आसानी से मेरे नए पापा को अलग नहीं किया जा सकता। वह उस औरत से, आर्यन और रिया से बहुत प्यार करते हैं। वह इतनी जल्दी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। तभी क्रिस्टोफर के आदमी ने एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यह मत भूलो कि तुम्हारा असली मकसद आर्यन को अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाना है। हर वह चीज जो आर्यन को मिलती है वह तुम्हारी हो सकती है। मारवा खानदान का बिजनेस हो, यह बंगला हो या रोहित की विरासत, मारवा खानदान की हर चीज पर तुम्हारा हक है। यहाँ तक कि रोहित के प्यार पर भी तुम्हारा हक है। उस आदमी की यह बात सुनकर एलेक्जेंडर हैरान होकर उसे देखता रहा। उस आदमी ने एलेक्जेंडर के कंधे से हाथ हटाया और ठीक उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उस आदमी ने एलेक्जेंडर से कहा, क्या आर्यन के पास आज जो कुछ भी है वह तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो? अगर तुम रोहित मारवा के एक सगे बाप का प्यार पाना चाहते हो तो मेरे पास उसका एक रास्ता है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो रोहित मारवा तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगा जितना आज आर्यन से करता है। क्रिस्टोफर के आदमी ने नन्हे से आर्यन के सामने वह बात रख दी थी जिसकी तलाश उसे कई सालों से थी। वह था उसके माँ बाप का प्यार। एलेक्जेंडर ही ध्यान से क्रिस्टोफर के आदमी की बात सुनने लगा।